हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है प्लूटस आईएएस में। मित्रों, दोस्तों, भारत की आज़ादी यदि किसी एक राष्ट्रीय एकता के रूप में कोई सबसे महत्वपूर्ण योगदान था तो वो हमारी भाषा का था। यूरोप में राष्ट्रवाद यदि आगे बढ़ा तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण किसी का योगदान था तो वो भाषा का था। हिटलर से लेकर, मुसोलिनी से लेकर, हीगल से लेकर तमाम सारे विद्वानों ने यदि किसी एकता की बात की है तो उसमें भाषा को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस, महत्व दिया है। और आधुनिक काल में जब राष्ट्र निर्माण की ओर बहुत सारे यूरोप के देश सबसे आगे बढ़ते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जो लोगों को प्रभावित करता है या जिसके भावनाओं से जो मुद्दा जुड़ा होता है वो होती है उसकी भाषा। भाषा के नाम पर लोग मरने मिटने तक को तैयार हो जाते हैं। भाषा के नाम पर लोगों के सेंटिमेंट्स को किसी भी प्रकार से हिंसा में बदला जा सकता है या फिर किसी बड़े मुद्दे की ओर आगे बढ़ना जा सकता है। और आप सभी लोगों को इन्हीं सारी मुद्दों की ओर चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। और आज हम लोग इस टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं कि 14 सितंबर को हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम देश की आज़ादी के कई वर्षों बाद आज धूमधाम से हिंदी दिवस को मना रहे हैं। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयां। लेकिन जैसा कि ये टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है, हिंदी दिवस और भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में क्या भविष्य होगा, यानी हिंदी दिवस और का भारत का राष्ट्रभाषा के रूप में भविष्य, यानी यहाँ राष्ट्रभाषा आ गई। और राष्ट्रभाषा जो है वो क्या हिंदी होनी चाहिए, या अभी तक भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई तो क्यों नहीं बन पाई? तो इन्हीं सारे मुद्दों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। और मेरे भी कहीं ना कहीं कुछ प्रश्न है या मेरी भी कुछ ना कुछ जिज्ञासा है, क्योंकि हम यदि इस राष्ट्र के नीचे रहते हैं तो इस राष्ट्र को बांधने वाली कोई तो शक्तियां होती है ना। तभी तो ये राष्ट्र जो है एकता के सूत्र में हमेशा बना रहा है और हमेशा बना रहना चाहिए। कोई ना कोई तो जो है ऐसा सीमेंट कहीं ना कहीं से तो ढूंढ के लाना पड़ेगा जो पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांध देगा। भारत के बारे में कहा जाता है, भारत जो है वो विविधताओं में एकता का देश है। और एकताओं में बहुत सारी जो है विविधताएं हैं, लेकिन विविधता जो है वो हमारी मजबूती, या जिसे हम कह सकते हैं विविधता हमारी पहचान और हमारी सांस्कृतिक मजबूती को और ज्यादा मजबूत बनाता है। तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा देश की आजादी के पहले से। जब देश का आजाद करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ हमारा राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था तो उस समय हमारे देश के कुछ महत्वपूर्ण नेता थे, जैसे महात्मा गांधी, जैसे सुभाष चंद्र बोस, जैसे जवाहरलाल नेहरू, जैसे के एम मुंशी महोदय, जैसे बाल गंगाधर तिलक। और जितने भी नेता थे उन सबने एक सुर से हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। बाल गंगाधर तिलक तो मराठी भाषा बोलने वाले या मराठी क्षेत्र के, उनकी तो मातृभाषा हिंदी नहीं थी। महात्मा गांधी तो गुजराती भाषा बोलने वाले थे। के मुंशी संविधान सभा के महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक थे, वो तो मराठी भाषा बोलने वाले विद्वान थे। इसके अलावा जाने कितने जो बंगाल से जुड़े हुए नेता थे, या दक्षिण भारत के सी राजगोपालाचारी जैसे कितने ऐसे नेताओं का मैं आपके सामने जिक्र कर जो है उनके सामने कितने ऐसे नेताओं का आपके सामने मैं जिक्र करूं जिन्होंने कहीं ना कहीं हिंदी को एक राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया था। और देश का जब
आंदोलन आगे बढ़ रहा था तो असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन जो है उसमें सभी भारतीयों को विदेशी वस्त्रों की होली जलानी थी और स्वदेशी की ओर आगे बढ़ना था। हालांकि स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के बाद चालू हो चुका था, बंग भंग विरोधी आंदोलन, उसी के साथ स्वदेशी आंदोलन चालू हुआ था और इसी स्वदेशी आंदोलन को आगे जाकर हमने असहयोग आंदोलन में आगे बढ़ाया। तो मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूं कि जब देश का राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था तो किसी को इस बात पर आपत्ति नहीं थी कि हिंदी जो है वो भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए और इस हिंदी के छाते के नीचे हम जो है अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे, राष्ट्रीय एकता को आगे बढ़ाएंगे। और याद रखिए, वो जो सीमेंट है जो हम भारतीयों को जोड़ता है वो हमारी संस्कृति हो सकती है, वो हमारा खान पान हो सकता है, वो हमारी भाषा हो सकती है। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा, भाषा में वो ताकत होती है कि भाषा की भावनाएं और सेंटिमेंट किसी भी व्यक्ति को किस हद तक पहुंचा सकती है। यह बात हमने 1952 और 3 में देखा था, जब तेलंगाना के निर्माण के लिए पोट्टी श्रीरामल्लू, जो तेलंगाना बोल रहा हूं मैं, आंध्र प्रदेश के निर्माण के लिए पोट्टी श्रीरामल्लू जो आंध्र प्रदेश का गठन चाहते थे तेलुगु भाषा के लिए, और उन्होंने भाषा के सेंटीमेंट को जब कहीं ना कहीं एक आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाया तो दक्षिण भारत जलने लगा। इसके अलावा भाषाई विवाद कई राज्यों में आप आए दिन कभी ना कभी देखते रहते होंगे। विश्व में भी आपको कई प्रकार से भाषाई विवाद जो है बहुत बड़ी बड़ी बहुत बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती होंगी, जिसमें कई बार नस्लीय हिंसा, भाषाई हिंसा से आगे बढ़ जाती है। यानी भाषाई जो हिंसा है वो कहीं ना कहीं नस्ली हिंसा से भी आगे बढ़ जाती है। यहां पर मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि भारत में जब देश का राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा था तब ये जो जितने भी भारत के लोग थे, जो भारत के महापुरुष थे, चाहे वो बाल गंगाधर तिलक थे, चाहे वो महात्मा गांधी थे, चाहे वो के एम मुंशी थे, इन सब ने हिंदी की राष्ट्रभाषा की वकालत की थी। और तब शायद किसी को भी कोई आपत्ति नहीं थी कि हिंदी जो है वो राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें अंग्रेजों की गुलामी से आजादी चाहिए थी और हम लोग तभी एक हो पाएंगे जब हमारी राष्ट्रीय एकता में हमारे हमारे बीच में जोड़ने वाला कोई भी सांस्कृतिक विचारधारा हो, कोई भी सांस्कृतिक भाषा हो, कोई भी खान पान हो, कोई भी पहनावा हो, कुछ तो हमारे बीच में कॉमन होना चाहिए, तभी तो हमारी राष्ट्रीय एकता बन पाएगी। इस बात को हमारे देश के आजादी के नेताओं ने, संघर्ष करने वाले, देश की आजादी का संघर्ष करने वाले नेताओं ने बखूबी समझा। और जब इस बात को हमारे देश में आजादी के संघर्ष करने वाले देश नेताओं ने बखूबी समझा तो उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में वकालत की। लेकिन देश की आजादी के बाद ऐसा क्या हुआ कि ये जो प्रांतवाद है और ये जो भाषावाद है ये एक राजनीतिक टूल के रूप में आगे बढ़ने लगा। देश आजाद होता है और देश आजाद होने के बाद 14 सितंबर 1949 को यह निर्णय लिया गया, हिंदी को राजभाषा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यही कारण है कि 14 सितंबर को हम अपने हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और एक एक्ट आता है संसद के माध्यम से, वो एक्ट आता है 1963 में, और इस एक्ट में यह कहा गया संसद जब तक संसद प्रावधान ना करे तब तक हिंदी के साथ अंग्रेजी सुप्रीम कोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों में कार्य चलता रहेगा। यानी इसमें हिंदी के साथ अंग्रेजी भाषा के प्रयोग की बात कही गई। और राष्ट्रीय भाषा तो 1963 में हिंदी को भारत की राजभाषा
के रूप में मान्यता मिलती है। लेकिन राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या अंतर होता है? क्या हमारे देश के नेताओं ने, क्या हमारे देश की राष्ट्रभाषा, तो राष्ट्र भाषा और राजभाषा में क्या अंतर होता है? हमारे देश के नेताओं ने हिंदी को एकता के सूत्र में बांधने वाली भाषा कहा था। हमारे देश में देश की आजादी का आंदोलन लड़ने वाले जो नेता थे, उन्होंने हिंदी को राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बनाया था। हिंदी को वो सीमेंट बताया था जो देश के लोगों को जोड़ सकती है, और उस छाते के नीचे सारे लोग जो है वो राष्ट्रीय एकता के झंडे के नीचे कहीं ना कहीं अंग्रेजों का विरोध कर सकते हैं। याद रखिए, देश जब जब कमजोर हुआ है, जब जब हमारी राष्ट्रीय एकता कमजोर हुई है, और जब जब हमारी राष्ट्रीय एकता कमजोर हुई है, तब तक कहीं ना कहीं भारत कई बार जो है वो आक्रांताओं के हमले का शिकार बना है। आचार्य चाणक्य ने सबसे पहले कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकता की बात कही होगी, अखंड भारत की बात कही होगी, और उन्होंने सबसे पहले भारत के सभी राजाओं को आपस में एकजुट होने के लिए कहा था जब यूनानियों का भारत में आक्रमण हुआ था। मैं आपसे सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूं कि वो दिन हम लोगों को जरूर याद करना चाहिए कि हमारी देश की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले नेताओं ने किस प्रकार अपने प्राणों की कुर्बानी दी है, और उनके वक्तव्यों को याद रखना चाहिए कि जब एक बार बाल गंगाधर तिलक जो है कांग्रेस के मंच से जब भाषण दे रहे थे, तब उनको किसी व्यक्ति ने टोका कि आप जो है इस भाषा में बोल रहे हो, यहां पर तो ये भाषा बोली जाती है। तो बाल गंगाधर तिलक ने उस भाषा का सम्मान करते हुए ये कहा कि आपकी भाषा में ही अब भाषण पढ़ा जाएगा। भाषा के प्रति जो सम्मान है, वो यदि किसी को सीखना है तो वो जर्मन वालों से सीखे, फ्रेंच वालों से सीखे, चाइना वालों से सीखे। चाइना में बिना मंदारिन, चीनी भाषा के बिना काम नहीं चल सकता। वहां इंजीनियरिंग या मेडिकल की या किसी भी अन्य प्रकार की पढ़ाई होगी, मंदारिन भाषा में आपको कुछ ना कुछ सीखना ही पड़ेगा। फ्रांस में फ्रेंच भाषा को सबसे पहले यानी सबसे इंपॉर्टेंट दर्जा मिला हुआ है। जर्मनी में जर्मन भाषा। मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है, लोग भाषा के प्रति जो सम्मान रखते हैं और उसे सबसे पहला दर्जा देते हैं, इसीलिए उन देशों में हमें कहीं ना कहीं एकता बहुत ज्यादा दिखाई देती है। भारत की स्थिति थोड़ी सी अलग है, क्योंकि भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं, और हमने अपने संविधान में जो हमारी 8वीं अनुसूची है उसमें हमने 22 भाषाओं को दर्जा दे रखा है संवैधानिक भाषाओं का। उन 22 भाषाओं में एक हमारी हिंदी भाषा भी है। लेकिन बात यह हुई थी संविधान सभा में कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाएगा। बात यह हुई थी कि सारा काम हिंदी में होगा। जब तक कुछ समस्याएं, तब तक इंग्लिश, शुरू के 10 साल 15 साल तक इंग्लिश में काम होगा। लेकिन ये सब नहीं हुआ, और मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूं, सबसे बड़ी समस्या हमारे हिंदी भाषी राज्यों में है। लगभग 9 राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है, नॉर्थ इंडिया के। लेकिन इन राज्यों में भी हिंदी भाषा को प्रमोट करने के लिए कोई काम ना के बराबर किया जाता है। यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो हिंदी के जो शब्द हैं उन शब्दों को भी कहीं ना कहीं अस्वीकार कर देगी। आज सामान्य किसी कॉन्वेंटेड या किसी अच्छे स्कूल से पढ़े हुए किसी विद्यार्थी से पूछा जाए कि 69 क्या होता है, 56 क्या होता है, तो हो सकता है वो जवाब ना दे पाए। आज जो हमारी शिक्षा पद्धति है उसमें बच्चा पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक पढ़ता है, लेकिन वो हिंदी के शब्द नहीं लिख पाता है। याद रखिए, ये देश तब तब कमजोर होगा, ये देश तब तक जो है इस देश में खतरा होगा जब तक इसकी राष्ट्रीय एकता खतरे में होगी। और मैंने कहा, इस देश में राष्ट्रीय एकता
का सबसे बड़ा, यदि कोई सीमेंट बन सकता है तो वो भाषा बन सकती है। ये देश में जब राष्ट्रीय आंदोलन हमारा आगे बढ़ रहा था, तब हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने ये बात कही है। बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, ये तो बहुत बड़े नेता थे। के एम मुंशी, बंगाल के बहुत सारे नेता, इन सब ने हिंदी को कहीं ना कहीं राष्ट्रभाषा के रूप में वकालत की थी। और आज विश्व में आज जो है तीसरी सबसे बड़ी, ज्यादा, तीसरा जो है सबसे ज्यादा बोलने वाली कोई भाषा है तो वो हिंदी है। यानी पहले नंबर पर अंग्रेजी है, दूसरे पे चाइनीज है और तीसरे पर ये हिंदी भाषा है। तो मैं सबसे ज्यादा, मैं आप लोगों से सबसे पहले तो मेरा यही क्वेश्चन है कि हिंदी जो है वो, उसके बारे में कुछ लोगों के द्वारा ये तक कहा जाने लगा कि कहीं हिंदी मर ना जाए। हिंदी जो है वो केवल 14 सितंबर को याद करने वाली भाषा रह गई है। और हमारी शिक्षा पद्धति ने तो हिंदी को ऐसे निकाल के फेंक दिया जैसे दूध से किसी मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं। और राज्यों में भी, जो विशेषकर हिंदी भाषी राज्यों की मैं बात कर रहा हूं, कि हिंदी भाषी राज्यों में भी जो स्टेट पीसीएस है वो कहीं ना कहीं हिंदी के छात्रों का सिलेक्शन रेशो धीरे धीरे घट रहा है, इंग्लिश के छात्रों का रेशो, सिलेक्शन का रेशो धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहां पर इस बात से मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि इंग्लिश भाषा नहीं होना चाहिए, इंग्लिश में खूब सिलेक्शन हो, इंग्लिश भाषा खूब आगे बढ़े, लेकिन हिंदी को कहीं ना कहीं तो बढ़ाना पड़ेगा ना। विशेषकर मैं हिंदी भाषी राज्यों के लिए ये बात कह रहा हूं। और हिंदी भाषी राज्यों में भी जो स्टेट पीसीएस है, मैं यूपीएससी की तो अभी मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं केवल स्टेट पीसीएस की बात कर रहा हूं, वहां पर भी हिंदी का ग्राफ धीरे 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 कहीं ना कहीं कम होता दिखाई दे रहा है। याद रखिए, जब नई पीढ़ी 12वीं के बाद जब स्कूल से बाहर आएगी तो उसको भाषा तो स्कूल में इंग्लिश पढ़ाई गई है, लेकिन मातृभाषा के रूप में घर में और समाज में उसने हिंदी भाषा बोली है, तो ये जो विभाजित व्यक्तित्व है ये समाज के सामने आएगा। यही विभाजित व्यक्तित्व जो है कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरे का संकेत है। याद रखिए, यदि हम अपनी मातृभाषा पे गर्व ना कर पाए तो इसकी ज्यादा हमारे लिए शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती है। मातृभाषा पे गर्व करने वाले लोग कम मिल रहे हैं, क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति ने हिंदी को पूरी तरीके से, जिसे हम कह सकते हैं, अपाहिज बना दिया है, अनाथ बना दिया है, और उसको, उसके साथ कहीं ना कहीं अछूतों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। क्या इसीलिए हमारे देश के जो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए जो नेता थे, उन्होंने इतना संघर्ष किया, अपने प्राणों का बलिदान दिया? और आज मेरी भी कुछ जिज्ञासाएं आपके सामने मैं रखना चाहता हूं कि आज जो है भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं। इंग्लिश से, मैं फिर बोल रहा हूं, इंग्लिश से मुझे किसी भी प्रकार का कोई परहेज नहीं है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में काम क्यों नहीं होता है? क्या हिंदी भाषा में कोई बहस नहीं कर सकता? क्या सुप्रीम कोर्ट में हिंदी भाषा में कोई बहस नहीं की जा सकती है, कोई जरह नहीं की जा सकती है? क्या जज के सामने जो है हिंदी भाषा में बोला नहीं जा सकता है? और कितने सुप्रीम कोर्ट के जो एक से एक वकील हैं, उस सब जो है वकीलों में आप एक ही चीज कॉमन देखोगे कि वो फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं। कभी ये भी तो भारत के लोगों को देखने को मिले कि फर्राटेदार हिंदी बोलने वाला सुप्रीम कोर्ट में बहुत अच्छी जिरह करे। मैं चीन के जो है न्यायपालिका, जुडिशरी सिस्टम की बात आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं फ्रांस के जुडिशरी सिस्टम की बात रखना चाहता हूं। मैं जर्मन के जुडिशरी सिस्टम की बात रखना चाहता हूं। क्या वहां पर जिरह या बहस वहां की मातृभाषा के अलावा कोई दूसरी भाषा को ज्यादा तवज्जो दी जाती है? नहीं दी जाती है। चीन में मंदारिन भाषा को सबसे पहला दर्जा मिलेगा, जर्मनी में जर्मन भाषा को सबसे पहला दर्जा मिलेगा, फ्रांस में फ्रेंच भाषा को सबसे पहला दर्जा मिलेगा, और न्यायपालिका में तो सवाल ही नहीं उठता है किसी दूसरी भाषा को पहले नंबर पर तवज्जो दी जाए, प्रेफरेंस दिया जाए, महत्व दिया जाए। भारत में ऐसा क्यों? और मैं ये कह रहा हूं कि बहुत सारे राज्य जो है जिनमें हिंदी भाषा वहां नहीं बोली जाती है, जैसे दक्षिण भारत में, तो इंग्लिश भाषा है तो
यानी सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश भाषा तो शुरू के 15 साल के लिए ये बात कही गई थी, उसमें भी ऐसा नहीं था, लेकिन 15 साल के बाद 1963 के बाद इसको लगातार हम बढ़ाते गए। तो हमारे संविधान बनाने वालों का जो सपना था, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए नेताओं का जो सपना था, वो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। वो हिंदी को केवल राजकीय भाषा के रूप में सीमित नहीं रखना चाहते थे, और ये राजकीय भाषा भी केवल कागजों में कहीं ना कहीं दिखाई देती है, वास्तविक रूप में तो इंग्लिश में ही चारों तरफ काम होता है। मेरा बस यही आप लोगों के सामने मैं अपनी कुछ जिज्ञासाएं रखना चाहता हूं कि क्या हिंदी का प्रयोग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में नहीं किया जा सकता? और इंग्लिश से कोई परहेज नहीं है, यानी इंग्लिश का भी प्रयोग किया जाए, साथ साथ हिंदी का भी प्रयोग किया जाए। आर्टिकल 344 आर्टिकल 344 में राजभाषा आयोग के बारे में चर्चा की गई है। आर्टिकल 350, 345, 346, 347, 348, 349 और 350, इन सब में भाषाओं के बारे में विशेष रूप से जो है हमारे संविधान में चर्चा की गई है। 350 में तो यह कहा गया है कि बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, विशेषकर अल्पसंख्यकों के लिए। और 351 में यह तक कह दिया गया कि यदि कोई अल्पसंख्यक समूह है तो राज्य की दूसरी भाषा बन सकती है। तो बहुत सारे राज्यों ने अपनी दूसरी भाषा जो है वो उर्दू रखी, जैसे यूपी की मैं बात करूं, अन्य राज्यों की मैं बात करूं हिंदी के अलावा। मेरा सिर्फ आपसे इतना ही कहना है कि आर्टिकल 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350 और 351 में जो प्रावधान है वो हमारे संविधान में प्रावधान जीवंत है, लेकिन वास्तविक रूप में तो इनका पालन मुझे नहीं लगता है कि 1% भी इनका पालन जो है मुझे दिखता है। विशेषकर इस राजभाषा की यदि मैं बात करूं, राजभाषा किसे कहते हैं? अर्थात राज जिसमें सरकारी कामकाज, राजकीय भाषा, सरकारी कामकाज जो है जिस भाषा में किया जाए उसे राजकीय भाषा कहते हैं। तो हमारी राजभाषा कौन सी है? वो हमारी राजभाषा हिंदी है। और हमारी लिपि कौन सी है? तो लिपि जो है वो हमारी देवनागरी है। देवनागरी जो है वो हमारी लिपि है। तो मेरा सिर्फ इतना ही आपसे कहना है कि जब हमारे संविधान में इस प्रॉपर आर्टिकल हैं, संविधान बनाने वालों की भावनाओं का जो सम्मान नहीं रखा जाएगा तो संविधान के साथ तो कोई भी खिलवाड़ कर सकता है। जब संविधान बनाने वालों ने उस भावना को सबके सामने रखा और देश की आजादी के लिए जब हम लड़ रहे थे, तब किसी को कोई परेशानी नहीं थी हिंदी भाषा से। इसका तो मतलब ये नहीं है कि किसी भाषा को छोटा दिखाया जाए, किसी भाषा को बड़ा दिखाया जाए। सारी भाषाएं समान है। 22 भाषाओं का उतना सम्मान है जितना हिंदी का सम्मान है। लेकिन मेरा आप लोगों से कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही प्रश्न है कि देश की आजादी के पहले तो हिंदी से किसी को कोई परेशानी नहीं थी। राष्ट्रीय एकता के लिए हिंदी को एक सीमेंट की तरह इस्तेमाल किया गया और हिंदी के छाते के नीचे हमने राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया। महात्मा गांधी ने क्यों हिंदी की वकालत की? वो तो गुजराती भाषा बोलने वाले थे। बाल गंगाधर तिलक ने क्यों जो है हिंदी भाषा की वकालत की? वो तो मराठी भाषा बोलने वाले थे। के मुंशी ने क्यों हिंदी भाषा की वकालत की? वो तो मराठी भाषा बोलने वाले थे। यही बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आने वाले समय में जो हमारी नई युवा पीढ़ी आ रही है, विशेषकर कॉन्वेंटेड, जो हिंदी के अंकों को नहीं समझ पाती है, जिसे हिंदी के अक्षरों को लिखना नहीं आता है, और कुछ नई पीढ़ी तो ऐसी आ गई है कि वो हिंदी के अक्षरों को पढ़ नहीं पाती है, लिखना तो बहुत दूर की बात है। तो आप देखिए विभाजित व्यक्तित्व क्या होता है। एक फ्रैक्शन वाली जो पर्सनैलिटी है वो क्या होती है कि आपकी अपनी मातृभाषा के खिलाफ तो बहुत सारी आपकी अपनी मातृभाषा के खिलाफ तो बिल्कुल भी आपकी अपनी मातृभाषा के खिलाफ जो है जहर उगला गया। आपकी अपनी मातृभाषा के खिलाफ जो है कहीं ना कहीं उसको सम्मान जो है जितना मिलना चाहिए उतना सम्मान नहीं दिया गया। तो आपको अपनी मातृभाषा के प्रति प्रेम होगा ही नहीं। फिर 12वीं तक एजुकेशन कॉन्वेंटेड हो गई। हिंदी के ना अंक समझ पाते हैं, ना फिर हिंदी के अक्षर समझ में आते हैं। जो नई युवा पीढ़ी है
तो भारत में तो नॉर्थ इंडिया में तो हिंदी ही बोली जाती है। घर में चलिए मान लीजिए कि कोई घर है, परिवार, वहाँ इंग्लिश बोली जाती है, लेकिन घर से बाहर निकलने में, समाज में, अन्य जगह तो हिंदी बोलनी पड़ती है। तो आपकी अपनी मातृभाषा हिंदी है। आप स्कूल से निकलने के बाद, कॉलेज से निकलने के बाद बात हिंदी में करोगे, लेकिन आपने जो 12वीं तक जो पढ़ाई की है या अपना ग्रेजुएशन किया है, वो पूरा इंग्लिश भाषा में है, तो ऐसे में एक विभाजित व्यक्तित्व सामने आएगा। वो विभाजित व्यक्तित्व क्या है कि पढ़ाई पूरी इंग्लिश में है, लेकिन भाषा जो आप बोल रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, वो हिंदी भाषा है। जो आप कभी, जैसे कुछ लोग अपनी मातृभाषा मानते हैं, मुझे लगता है आगे आने वाले समय में कुछ लोग इसे भी अपनी मातृभाषा बोलने से हो सकता है कहीं न कहीं आपत्ति उठा दें, इस पर मना कर दें। तो मेरा आप लोगों से सिर्फ यही एक मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूँ, इस जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में, और आप सभी लोगों को इसकी कहीं न कहीं बहुत-बहुत बधाइयाँ। और मैं यही कहीं कुछ न कुछ मेरे मुद्दे हैं, क्योंकि बहुत सारे मैं लेख मैंने समाचार पत्रों में संपादकीय के रूप में जब मैं पढ़ता हूँ, तो कुछ लोगों ने तो हिंदी के बारे में ये तक कह दिया कि हिंदी जो है वेंटिलेटर पे आ चुकी है। कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया हिंदी मृत प्राय प्राय हो चुकी है। ये शब्द जो है हमारे लिए कहीं न कहीं बहुत शर्म की बात है। अंत में बस इतना ही अपनी बात को कहकर विराम दूँगा कि भारत में यदि हमने कई वर्षों की गुलामी झेली है, तो उस गुलामी को जब हमने देश की आज़ादी के रूप में बदला, तो कहीं न कहीं हम राष्ट्रीय एकता को लेकर आए होंगे। भारत को यदि एक रहना है, भारत को यदि सशक्त रहना है, तो हमारी जो यूनिटी है, हमारी इंटीग्रिटी है, हमारी राष्ट्रीय एकता है, वो कहीं न कहीं बनी रहे। अब बताइए, राष्ट्रीय एकता क्या हवा में बनी रहेगी? कोई तो माध्यम होगा, कोई तो सीमेंट होगा, जिसके कारण उत्तर से लेकर दक्षिण तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक सभी लोग एक राष्ट्रीय पहचान, राष्ट्रीय एकता के छाते के नीचे बंधे रहे। तो वो सीमेंट क्या हो सकता है? याद रखिए, यूरोप से लेकर भारत तक और पूरे विश्व में सबसे मजबूत राष्ट्रीय एकता का कोई सीमेंट होता है, तो वो भाषा होती है। भाषा में बहुत बड़ा सेंटिमेंट्स होता है, और इसीलिए मैं यह बात आप सब तक पहुंचाना चाहता हूं कि हमें एक बार फिर हमारी पहचान, हमारी राष्ट्रीय एकता को बनाकर रखना है। और राष्ट्रीय एकता केवल भाषा नहीं, कई आधारों पे हो सकती है। हमारा खान-पान है, हमारा पहनावा है, हमारी संस्कृति है, हमारी भाषा है। लेकिन इन सब में भाषा जो है, वो कहीं न कहीं जीवंत फैक्टर के रूप में वो भूमिका निभाती है। तो किसी एक किसी एक कारण से तो हम राष्ट्रीय एकता में बंधेंगे, कोई तो कारण होगा। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, किस छाते के नीचे हम भारतीय अपने आप को कहेंगे? कोई तो हमारी पहचान होगी। उत्तर भारत की संस्कृति अलग है, दक्षिण भारत की संस्कृति अलग है, पूर्वोत्तर की संस्कृति अलग है, पश्चिम भारत की संस्कृति अलग है, लेकिन सबके कुछ-कुछ कॉमन फैक्टर तो एक करने पड़ेंगे ना। नहीं तो राष्ट्रीय एकता कैसे स्थापित हो पाएगी? और उस राष्ट्रीय एकता को स्थापित करने के लिए सबसे बड़ा सीमेंट कोई हो सकती है, तो वो भाषा हो सकती है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा कि आने वाले समय में ये पीढ़ियां, जो आने वाले समय में जो नई युवा पीढ़ी आए, वो हिंदी के प्रति सम्मान रखे, मातृभाषा के प्रति सम्मान रखे, और कहीं ना कहीं राज्यों की जो सरकार है, विशेषकर हिंदी भाषी राज्यों की सरकार है, उनको इस दिशा में विशेष रूप से सोचना पड़ेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की।